तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले इस चैप्टर के ऊपर 4 वीडियोस किए हैं मैंने, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर दिया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और वहाँ से सारे वीडियोस इस चैप्टर के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लें और तभी भी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नंबर है 4। टॉपिक का नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि सामूहिक एकता किस तरीके से लोगों में जागृत हुई, लोगों में सामूहिक एकता जगाने के लिए किन किन चीज़ों को किया गया, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और इस इमेज में जैसा दिखाया गया है कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है। तो इस तरीके से सभी धर्मों को यहाँ पर एक साथ लाने की कोशिश के लिए इस इमेज को बनाया गया है। और इसी तरीके से जो इंडिया के अलग अलग कम्युनिटीज़ थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, उनको किस तरीके से एक साथ लाया गया, एक साथ उनको कैसे जोड़ा गया और कलेक्टिव थिंकिंग किस तरीके से की गई, इस चीज़ को हम इस टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि नेशनलिज्म यानी जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, तभी फैलती है जब लोग ये चीज़ को मान लें या फिर ऐसा सोचने लगें कि वो सभी लोग जो हैं वो एक सेम नेशन से बिलोंग करते हैं, एक ही सेम नेशन के हिस्सा हैं, और वो कुछ ऐसा डिस्कवर करें, ऐसा कुछ उनके बीच हो जो कि उन सभी को एक साथ जोड़ कर रखे, एक साथ उन्हें बांध कर रखे। और लेकिन बात ऐसा है कि एक ऐसा नेशन, एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और बहुत अलग अलग एक फेथ हम कह सकते हैं लोगों के बीच में। तो उन सभी के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है, उन सभी के माइंड्स में ये नेशन की थ्योरी और ये सभी जो चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, तो इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच द नेशनलिज्म कैप्चर्ड इन पीपल्स इमेजिनेशन। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बॉल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो देखिए, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया वो तो मेनली आया यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग थे इंडिया में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर आपका सिख हो और भी दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हो, या फिर हिंदू में अलग अलग हम जाति की भी बात कर लें, तो सभी लोग जो थे वो एक साथ मिलकर ब्रिटिश का अपोज कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर ब्रिटिश का रूल हो। और इसके अलावा बहुत तरह के कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म का भावना लोगों के दिमाग में आया, उनके इमेजिनेशन में पहुंचा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे हिस्ट्री पार्ट हो सकता है, इसका फिक्शन पार्ट हो सकता है, फोकलोर, सॉन्ग्स, इसके अलावा प्रिंट्स और सिम्बल्स को भी काफ़ी यूज़ किया गया नेशनलिज्म को बनाने के लिए, नेशनलिज्म को लोगों के बीच में पहुँचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। The identity of the nation, as you know, is most often symbolized in figure or image. This helps create an image with which people can identify the nation. It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है यूरोप के नेशनलिज्म में कि नेशन की आइडेंटिटी को हमेशा सिंबलाइज किया गया है फिगर के रूप में या फिर इमेज के रूप में। जैसे यूरोप में आप फ्रेंच में आपने देखा, जर्मनी में आपने देखा जर्मेनिया बनाया गया था और उसको एक लेडी के रूप में दिखाया गया था। तो ये जो चीज़ है ये लोगों के इमेजिनेशन को, लोगों के दिमाग को एक तरीके से आसानी से समझा पाती है और लोग आसानी से नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। तो 20th सेंचुरी में जैसे जैसे नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था, उसी समय में जो इंडिया का जो आइडेंटिटी है वो एक तरीके से भारत माता के रूप में ग्रो होने लगा। उसके साथ लोगों ने एसोसिएट करना शुरू किया इंडिया की आइडेंटिटी को। तो इंडिया का जो फर्स्ट इमेज था भारत माता का, वो क्रिएट किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, और 1870 में उन्होंने एक लिखा था वंदे मातरम हाइम लिखा था, और ये एक तरीके से डिवोटेड था किसको, मदरलैंड को, यानी कि भारत माता जो कि हमारी मातृभूमि है, इसको उन्होंने डिवोट किया था। और बाद में इन्होंने इस वंदे मातरम को इन्वॉल्व किया था अपने नोवेल में आनंद मठ जो उनका था। और ये मेनली आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया था वंदे मातरम को, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस था स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में। और इस स्वदेशी मूवमेंट
से एक तरीके से प्रेरित होकर अबिंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक पेंटिंग बनाया और उन्होंने भारत माता का जो उनका फेमस इमेज है वो उन्होंने क्रिएट किया। और शायद ये फिगर जो फिगर 12 है, यही देखिए, यही वो फिगर है जो कि बनाया गया था अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इस इमेज में जैसा कि देख सकते हैं, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेयल एज एन एस्थेटिक फिगर, सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इस इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत माता जो है वो एक साधु की वेश में है, वो सन्यासी की वेश में है और वो शांत है, काफ़ी एक तरीके से स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, कंपोज है। इस तरीके की आइडियोलॉजी, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन उनके बारे में किया गया है। आगे के कुछ सालों में जो भारत माता का इमेज था उसको बहुत अलग अलग फॉर्म में बनाया गया। उसका रीज़न ये था कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भारत माता की इमेज को क्रिएट किया था और उसको पॉपुलराइज किया था। और बाद में चलकर जो भारत माता के रूप के प्रति जो आपकी श्रद्धा थी वो एक तरीके से आपकी देशभक्ति की भावना को दिखाने के लिए एविडेंस के रूप में यूज़ हो सकती थी या फिर उसको यूज़ किया जाता था। तो कोई कितना देशभक्त है, कौन कितना देश के प्रति समर्पित है, वो उस बात से अंदाज़ा लोग लगाते थे कि उसका भारत माता के प्रति एक तरह से समर्पण कैसा है। Idea of nationalism also developed through a movement of revived Indian folklore. In late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk. तो देखिए, जो नेशनलिज्म की जो बात है या फिर नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो इस बात से भी डेवलप हुई कि इंडियन जो फोकलोर है, यानी कि जो आपका क्या लोकगीत हम कह सकते हैं, जो गांव के इलाकों में एक तरीके से प्रचलित होती है, उन चीज़ों को एक तरीके से नेशनलिस्ट लोगों ने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया या फिर उनको कलेक्ट करना शुरू किया। और वो कई गांवों में घूमते थे, कई इलाकों में घूमते थे और वहाँ से वो गैदर करते थे फोक सॉन्ग्स को, फिर लेजेंड्स को कलेक्ट करते थे। और इन सभी को एक तरीके से उनका मानना था कि ये एक तरीके से हमें ट्रू पिक्चर दिखाती है, रियलिटी दिखाती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो क्या है और जिसको कि एक तरीके से करप्ट किया गया है या फिर डैमेज किया गया है बाहरी फोर्सों द्वारा, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस फोक ट्रेडिशन को बचा कर रखें ताकि हम किसी भी व्यक्ति के नेशनल आइडेंटिटी को बचा कर रख सकें और उसका जो सेंस ऑफ प्राइड है उसकी हिस्ट्री के प्रति उसको एक तरीके से रिस्टोर कर सके। तो बंगाल में अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने खुद कलेक्ट करना शुरू किया था बैलेड्स को, नर्सरी राइम्स को और मिथ्स को, और जो फोक मूवमेंट था उसको उन्होंने लीड किया था। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भारत माता की तस्वीर के साथ और जो इंडिया का मैप है अनडिवाइडेड इंडिया, उसके मैप के साथ दिखाया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उनको दिखाया जाता था, उनको भारत माता की तस्वीर के साथ दिखाया जाता था। इन मद्रास, नेत्सा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature and it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characters. तो मद्रास में जैसा कि हमने देखा बंगाल में कि बंगाल में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कलेक्ट किया था, उसी तरीके से सदर्न इंडिया रीजन में नतेशा शास्त्री जो थी उन्होंने एक कलेक्शन किया था फोकलोर का जिसका नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका बिलीव करना ये था कि जो नेशनल लिटरेचर है ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, एक तरीके से वो लोगों के रियल थॉट को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरीके से दिखाती है और वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, ये सभी वो दिखाती है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them
अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें ये समझ में आया कि ये जो आइकन्स हैं या फिर सिम्बल्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है लोगों को यूनिफाई करने के लिए और लोगों के बीच में एक तरीके से नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप करने के लिए या फिर उसे बढ़ाने के लिए। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green, and yellow, was designed. It had eight lotuses representing 8 provinces of British India, and a crescent moon representing Hindus and Muslims. तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था जिसमें कि रेड, ग्रीन और येलो कलर को यूज़ किया गया था और इसके अंदर 8 लोटस बनाए गए थे जो कि 8 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे उसको रिप्रेजेंट करते थे। और इसके साथ ही एक आधा चंद्रमा बनाया गया था जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था एक साथ। 1921 में या फिर 1921 आते आते तक जो गांधी जी थे उन्होंने अपना एक स्वराज फ्लैग बनाया था, इसमें भी ट्राई कलर 3 कलर यूज़ किए गए थे, रेड, ग्रीन और वाइट। और इसमें एक बीच में स्पिनिंग व्हील यानी कि जो चरखा है उसको सेंटर में रखा गया था जो कि गांधीयन आइडियल सेल्फ हेल्प यानी कि स्वराज एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था, स्वशासन एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था। और इस फ्लैग को कैरी करना और ये एक तरीके से दिखाता था जो विरोध था, जो ब्रिटिशर्स के प्रति विरोध था उसको एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करता था। इसके बाद another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to install a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. तो देखिए इसके अलावा एक नेशनलिज्म का फीलिंग को जगाने के लिए एक और तरीका यूज़ किया गया था, वो था हिस्ट्री का रीइंटरप्रिटेशन, यानी कि उसका हिस्ट्री का फिर से दिखाना, हिस्ट्री को फिर से रीराइट करना या फिर जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसके अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको दिखाना। 19th सेंचुरी अंत होते होते तक जो इंडियंस थे उनको ये फील आने लगा कि लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड लाने के लिए हमें हिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, लोगों के बीच में पहुंचाना पड़ेगा। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को एक तरीके से बैकवर्ड लोगों के रूप में समझते थे और प्रिमिटिव लोगों के रूप में समझते थे और वो समझते थे कि ये लोग खुद के ऊपर रूल नहीं कर सकते हैं। और इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियंस थे उन्होंने अपने हिस्ट्री में सर्च करना शुरू किया और इंडिया के जो ग्रेट अचीवमेंट्स थे उनको एक तरीके से ढूंढना शुरू किया और इसके बारे में उन्होंने राइट करना शुरू किया कि जो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स हुए थे एंशियंट टाइम्स में इंडिया में, जहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर था, साइंस था, मैथमेटिक्स था, रिलीजन कल्चर डेवलप हुआ था, लॉ और फिलॉसफी थी, क्राफ्ट्स और ट्रेड फ्लरिश हो रहा था पास्ट इंडिया में। ये जो ग्लोरियस टाइम था उनके हिसाब से, यानी जो इंडियंस उस समय थे ये कुछ समय के लिए डिक्लाइन में आया जब इंडिया को कॉलोनाइज किया गया, इंडिया को उसी समय में कब्जा कर लिया गया। ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थे ये रीडर्स को एक तरीके से ये प्रेरणा देते थे कि वो प्राइड अपने इंडियन होने पर प्राइड करें, इंडिया का जो ग्रेट अचीवमेंट है उसके ऊपर प्राइड करें, इंडिया के हिस्ट्री पर प्राइड करें और स्ट्रगल जो किया जा रहा है लोगों द्वारा उसके ऊपर प्राइड करें, ताकि जो मिजरेबल कंडीशन लाइफ है, मिजरेबल लाइफ का जो मिजरेबल कंडीशन है अभी ब्रिटिश रूल के दौरान, उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। These efforts to unify people were not without problem. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, the people of other communities felt left out. तो देखिए ये जो एफर्ट था ये ऐसा नहीं था कि ये एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल था या फिर इसमें कोई किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं थे, किसी भी तरीके की खामियां नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हुई, चाहे हम भारत माता की बात करें या फिर हिस्ट्री की बात करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इन सभी चीज़ों की, तो ये सभी चीज़ें बात हो रही थी किन लोगों की, तो हिंदूज़ की बात हो रही थी, हिंदू हिस्ट्री की बात हो रही थी, हिंदू कल्चर की बात हो रही थी, हिंदू प्राइड की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग थे, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो एक तरीके से लिफ्ट आउट फील कर रहे थे कि देखो ये जो चीज़ है ये हमसे रिलेट नहीं करती है, हम इससे कैसे जुड़ पाएँ, और हमारी हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ उतनी बात हो नहीं रही है। तो इस वजह से जो दूसरे लोग थे वो इस वजह से
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद को इससे अलग महसूस कर रहे थे। तो यहाँ इमेज देख सकते हैं कि एक अलग इमेज है भारत माता की। जैसा कि ऊपर हमने देखा था और बात किया था कि अलग अलग आर्टिस्ट द्वारा जो अलग अलग इमेज बनाया गया था उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अलग था। ऊपर की इमेज में आप देख सकते हैं वहाँ पर भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एक रानी के रूप में भारत माता को दिखाया गया है और अलग अलग जानवर भी उनके साथ हैं, शेर है और हाथी है, जो कि एक तरीके से अथॉरिटी और पावर को सिंबलाइज करता है। तो देखिए ये चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इस चैप्टर के बाद मिलेंगे आपसे किसी और चैप्टर में। तो आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत ही आसानी से दूसरे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के भी और पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, दूसरे क्लासेस के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।